रिच डैड पुअर डैड अध्याय 3। पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया है और उसने अपने डैडी से ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में एक दो बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने ज़्यादा अमीर हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। उसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमत्कार ही ना हो जाए तब तक हम काम करने या ना करने के लिए आज़ाद हैं। इसका कारण यही है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है। मुद्रास्फीति की दर से कहीं ज़्यादा तेज रफ्तार से मुझे लगता है कि आज़ादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज़्यादा है कि यह अपने आप बढ़ सकती है। यह पेड़ लगाने की तरह है। आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बातें करता हूं तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए। आपकी नज़र में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी। हम अपने बच्चों को यह सब कैसे सिखाएं। कामयाबी का रहस्य क्या है। मैं किस तरह करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। ऐसे वक्त मुझे हमेशा एक लेख की याद आती है जो यह दिखा दिखा जा रहा है कि सबसे अमीर बिजनेसमैन 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एज वाटर बीच पर इकट्ठे हुए। ये लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वाब चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंशुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। हार्वर्ड हब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष थे। लियोन फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अध्यक्ष थे। रिचर्ड व्हिटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर सबसे बड़े दो स्टॉक स्पेकुलेटर्स शेयर का कारोबार करने वाले थे। और अल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबों में मरे। इंशुल की मौत विदेश में दिवालियेपन की हालत में हुई। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉब्सन पागल हो गए। व्हिटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। यह 1923 की बात है। हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट क्रैश और बड़ी आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है आज हम इन लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं।
परिवर्तन ज़्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ावों की तरह ही होंगे। मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार हैं तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसे की उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी भरा होगा। बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। ज़्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं फिर भी वे लौट कर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानी भी पढ़ी होगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। आज ही के अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वह एक शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। यह सिर्फ 29 साल का है, उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया है। इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसके लिए उसकी खबर अखबार में छप गई। वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वह मर जाएगा। 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो नए नए करोड़पति बने हैं। एक बार फिर यह 1920 के उछाल वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूं कि इतने ज़्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं आप किस तरह शुरू करें या मुझे, जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था वह विचार मेरे दिमाग में हर बार ठोका जाता था। जैसा मैंने कहा, मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फायदे बताते रहते थे। दूसरी तरफ मेरे डैडी दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता या पैसे की समझ विकसित करने पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का सैलाब डालना होगा। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के सैलाब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उस जमाने का है जब खेती किसानी की अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी यह बिना नींव के घरों में भरोसा रखता है। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई
आर्थिक नींव नहीं होती। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं तो वे अमेरिकी सपने को देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकर ही सुलझाया जा सकता है। इमारत बनाना शुरू हो जाती है, यह तेजी से ऊपर उठती है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास सर्बिया का लीनिंग टावर होता है। हमारी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे, क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है। यह बहुत उलझन भरा विषय भी है, परंतु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे विषय को अपने बच्चे को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है इसे आसान बनाकर पहले इसे तस्वीरों के जरिए सिखाएं। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाली थी। चूंकि हम लोग छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका इजाद किया। सालों तक वे केवल चित्र बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राफ्स की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया, तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने अंकों को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग विश्लेषण की जरूरत है वह उससे भी कहीं सूक्ष्म और जटिल विश्लेषण कर सकता है। उसके पास 10 अरब डॉलर का साम्राज्य है। मैं इतना ज़्यादा जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरे साम्राज्य छोटा है, परंतु हम दोनों की ही नींव आसान नींव थी। आगे आने वाले पृष्ठों में मैं आपके सामने वही आसान से चित्र खींचूंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए खींचे थे। हालांकि वे आसान हैं, परंतु इन चित्रों के सहारे उन्होंने दो छोटे बच्चों को ठोस और गहरी नींव पर दौलत का बड़ा महल बनाना सिखाया। नंबर 1, आपको संपत्ति और दायित्व, एसेट्स और लाइबिलिटीज का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति की ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। यह पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, परंतु ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में फर्क क्या है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम दो बच्चे अमीर बनने का रहस्य जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उनका जवाब इतना आसान था। यह इतना ज़्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। संपत्ति क्या होती है? माइक ने पूछा। अभी उस बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी की एक योजना होगी और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसलिए इसे अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि संपत्ति क्या है। यह जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएंगे, मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी। हाँ, यह इतना ही आसान है। अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन सकता, मैंने पूछा। अमीर डैडी मुस्कुराए, क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं कर पाते।
मुझे याद है मैंने पूछा था, वयस्क लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर यह इतना आसान है और इतना महत्वपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं यह समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। बड़े लोगों को यह नियम समझाने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट, रियल इस्टेट, फाइनेंशियल प्लानर इत्यादि। ज़्यादातर बड़े लोगों को के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐसा लगता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना मूर्खता है। अमीर डैडी किस सिद्धांत में भी यकीन करते थे? कीप इट सिंपल स्टूपिड। मूर्ख, इसे आसान ही रहने दो। इसलिए वह हम दो छोटे बच्चों के सबक को आसान मानते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे की नींव को ज़्यादा मजबूत बना दिए। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है या इतनी आसान चीज की तरह कठिन बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में दायित्व होती है? इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा में मिलता है। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान देते हैं और पैसे की साक्षरता को अनदेखा कर देते हैं। कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, यह कैसे पता चलेगा? अगर आप सचमुच झंझट में फंसना चाहते हो तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूँ कि वहाँ दी हुई परिभाषाएं किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, परंतु दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाता। फिर भी यह वयस्क लोग यह मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर रेड्डी ने एक बार कहा था, संपत्ति के शब्दों के नहीं अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको संपत्ति और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह बात है जो अंक आपको बता रहे हैं, या शब्दों की ही तरह है। शब्द महत्वपूर्ण अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह बात है जो अंक आपको बता रहे हैं, या शब्दों की ही तरह हैं। शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते। महत्वपूर्ण वह बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज़्यादा समझ नहीं पाते, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पढ़े हुए को समझाने की काबिलियत होती है, और इस क्षेत्र में हम सब की अलग अलग काबिलियत होती है। उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में एक नया वीसीआर खरीदा है। इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपने वीसीआर को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने वीसीआर को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था परंतु इसके बावजूद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को पहचानने में ए मिल रहा था परंतु उन्हें समझने में मुझे एफ मिल रहा था। और यही ज़्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हजारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। यह बताया जा रहा है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। ज्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल
प्रोफेशनल परिभाषाओं पर आपस में सहमत नहीं होते, परंतु यह आसान चित्र या रेखांकित जो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए। बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से अमीर डैडी ने हर चीज को बहुत आसान बनाए रखा, और जहां तक बन पड़ा उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग ज्यादा किए, शब्दों का उपयोग कम से कम किया, और अंकों का तो कई वर्षों तक इस्तेमाल ही नहीं किया। हमें से हर एक को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी की रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है। गरीब, मध्यम वर्गीय, अमीर आदमी की जिंदगियों में पैसा किस तरह आता जाता है, कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसों का किस तरह इस्तेमाल करता है। एक बार एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उस पैसे का क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहाँ गलती होती है। गलती यह होती है कि वे यह मानते हैं कि पैसे से सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं, इसलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूँ, या कि उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं कर्ज में हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। परंतु यह देखने में आया कि ज़्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर ज़्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे पैतृक संपत्ति, तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी, या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वह अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है, और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। जैसा पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को उजागर करता है। अगर यह पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए यह कहावत सही है, मूर्ख और उसके पैसे से शानदार दावतें होती हैं। मैंने यह कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम शैक्षणिक और व्यवहारिक काबिलियत को हासिल कर सकें। निश्चित रूप से यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारी व्यावसायिक काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, यह माना जाता है था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होनहार विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वह डॉक्टर बनना चाहेगा, या मान लिया जाता था इसका कारण यह था कि इस धंधे में सबसे ज्यादा पैसा नजर आता था। आज डॉक्टरों के सामने पैसे की बहुत से संकट हैं जो भगवान न करे किसी और के सामने हो। बीमा कंपनियां इस व्यवसाय पर काबू किए हैं, सरकार भी दखल दे रही है, और अदालतों में मुआवजे के केस दायर हो रहे हैं इत्यादि। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वॉल स्ट्रीट पर टेंडर बनाना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अब दौलत, शोहरत और इज्जत इन्हीं जगहों पर है। इसी कारण स्कूलों में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता का शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है, जैसा कभी हुआ करता था। चूंकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती, इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं, परंतु बाद में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि यह कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उनका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और
उसे किस तरह संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रुका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए, ज़्यादातर लोग यह नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती और आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, परंतु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबाइएगा, ताकि आगे और भी इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियो और इंश्योरेंस से रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहे।